नमस्कार, मैं हूं जयराम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दोस्त पुलिस। आज हम चर्चा करेंगे आपकी जो एजुकेशन हुई है। देखिए सर, मैं बेसिकली दिल्ली का ही रहने वाला हूं और दिल्ली में मेरी पैदाइश है। मेरा जन्म दिल्ली में, पुरानी दिल्ली, दिल्ली 6 का, मैं वहाँ मेरी पैदाइश हुई और वहीं पर मैंने रहते हुए वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल से अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली। फिर गवर्नमेंट स्कूल से 8 तक करने के बाद मैं हीरालाल जैन स्कूल सदर बाज़ार, जो कि जैन शिक्षा प्रचारक सोसाइटी द्वारा संचालित है, उस स्कूल में मैंने 12th तक की शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद मैंने बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीडी सलमान कॉलेज से करी और इसी दौरान साथ साथ मैं एग्ज़ाम्स की जैसे तैयारी कर रहा था और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते करते मैंने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स का एग्ज़ाम था, तो मैंने अटैम्प्ट किया फर्स्ट टाइम। तो मेरा अटैम्प्ट में ईश्वर की कृपा से और अपने बड़ों के आशीर्वाद से और अपने मित्रों की शुभकामनाओं से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने दिल्ली पुलिस 1990 में ज्वाइन कर रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ आपका? पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। क्या परिवार में कोई पुलिस वाला और भी है कोई? देखिए, ये अब बात आती है, ये बात जाके जुड़ जाती है मेरे मोटिवेशन से। दरअसल मेरे जो दादाजी थे वो बिफोर इंडिपेंडेंस उसमें उस समय पंजाब ही होता था ये सारा, तो पंजाब पुलिस के अंदर वो कार्यरत थे और बचपन से मेरे फादर उनके कहानी सुनाते थे जिनकी दौरान एक्शन डेथ हुई थी। हालांकि फादर को भी याद नहीं था क्योंकि फादर भी उस समय 5-6 साल के थे जब उनकी डेथ हुई थी, जिसके कारण मेरे फादर को शुरू में कुछ टाइम ऑर्फनेज में भी रहना पड़ा था। बट लेकिन उनकी जो कहानी बचपन से हम अपने दादाजी की सुनते आ रहे थे, उससे मैं बड़ा रोमांचित फील करता था और मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं भी आगे बड़ा होकर अपने दादाजी की तरह समाज की लोगों की सेवा कर सकूँ और पुलिस सर्विसेज ज्वाइन कर सकूँ। अच्छा, एक सवाल और है सर कि जब आदमी शुरुआत में नौकरी करता है तो पुलिस में प्रेशर काफ़ी होता है काम का। जी, काम का भी होता है कई बार और दूसरी तरह के प्रेशर भी होते हैं। जी, इसको आप कैसे देखते हो, कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, इस कोई भी हम लोगों के ऊपर जो जॉब का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर हैंडल करने के लिए आपके ये है कि आपके पास अच्छे सीनियर ऑफिसर्स होने चाहिए। अगर आपके सीनियर ऑफिसर अच्छा गाइड करने वाले हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं, तो आप खूब सारा काम करते हुए भी आप कभी भी वो प्रेशर फील नहीं करेंगे। ईश्वर की कृपा से मुझे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स मिले वो बहुत ही अच्छे और बहुत अच्छे गुणवत्ता वाले मिले। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे मोटिवेट किया। जैसे कि शुरू की नौकरी में मैं जब आया था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे काम करना है, बट मेरे सीनियर्स जो थे जिनमें काफ़ी जैसे श्री प्रीतपाल सिंह, पीपी सिंह साहब थे, हम SHO रहे मेरे, श्री कर्नल सिंह साहब DCP रहे और इसी तरह और विभिन्न ऑफिसर्स के साथ मैंने जैसे नौकरी करी, तो उन लोगों ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, जिसके कारण शायद ये रहा कि मैं उन अपने अफसरों के मार्गदर्शन पे काम करते हुए समय से पहले मैंने 90 बैच में ज्वाइन किया था, तो 94 के अंदर मैं आउट ऑफ टर्न इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ। तो और अलग अलग किस्म से जो रिवार्ड्स भी मुझे आज तक अवार्ड्स जो मिले वो मेरे सीनियर ऑफिसर्स द्वारा बतलाए मार्गदर्शन के कारण ही मुझे प्राप्त हुए। तो इसके लिए मैं अपने सीनियर ऑफिसर जिनके साथ भी मैंने अभी तक काम किया और ये मतलब ईश्वर की कृपा है कि मुझे हमेशा अच्छे ऑफिसर मिले जिन्होंने मेरा ध्यान रखा। कितना महत्वपूर्ण मानते हो आप सीनियर का होना? देखिए, सीनियर्स का होशियार होना, इंटेलिजेंट होना और आपको उनकी बात पर विश्वास करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने सीनियर्स की बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम कभी भी एक तो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, दूसरे मन से काम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने हमेशा अपने सीनियर ऑफिसर्स के अंदर अपने अभिभावक को देखा और ये महसूस किया कि वो जो हमें ये गाइडलाइंस दे रहे हैं, ये गाइडलाइंस से अल्टीमेटली जो हमारा उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने सीनियर ऑफिसर की जो कंप्लायंस थी उसके ऊपर ध्यान दिया और उसी तरह ढंग से काम किया, जिसके कारण हमेशा अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए, अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। ऐसा नहीं कोई छोटी मोटी गलती नहीं होती थी, बट मैंने ये देखा कि उस समय अगर कोई छोटी मोटी गलती होती तो सीनियर ऑफिसर जैसे एक छोटे बच्चे का कान पकड़ के खींच के डांट मार के धीरे से समझा के ठीक करा देते। तो हमेशा ऐसे ही रहा मेरे साथ और मैं इस बात का बहुत ही
एहसानमंद हूँ कि मुझे अच्छे ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिला है और अभी भी मिल रहा है। अच्छा, एक सवाल होता है, अक्सर देखा गया है कि पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग होता है ऐसा 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 किसी मुजरिम को पकड़ना जब आप अपने स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, खासकर जैसे जम्मू या इस तरह के जो इलाके हैं, जम्मू हैं और नॉर्थ ईस्ट में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ थोड़ा खतरों का काम होता है। तो बॉर्डर पर अक्सर देखा गया है कि हमें पता होता है कि सामने केवल हमारा दुश्मन है, लेकिन पब्लिक के बीच में से अपने दुश्मन को छांटना, पहचानना और सबका विरोध झेलते हुए उसको सेफ्टी के लेके आना, ये कितना चैलेंजिंग होता है। क्या ऐसी कोई घटना आपको याद आ रही है? देखिए, मुझे आपने एक बड़ी पुरानी 1996 का एक मेरा केस याद दिला दिया। उस केस की इन्वेस्टिगेशन मैं ही कर रहा था। उस केस के अंदर हमने दिल्ली के अंदर 4 कश्मीरी आतंकवादियों को पकड़ा था, और जब हमने उनको पकड़ा तो उन्होंने जब दौरान इंटरोगेशन बतलाया कि उन्होंने उनका जो वेपन है, जो AK-47 वाला जो वेपन वो यूज़ करते थे, जो उनको मिला था पाकिस्तान से, और वो वेपन उन्होंने कश्मीर के अंदर छुपा रखा है। तो उससे पहले कभी भी दिल्ली पुलिस की कोई भी टीम ऐसे वेपन रिकवरी के लिए स्पेशली JNK में या कहीं भी नहीं गई थी। तो पहली बार ऐसा था, तो हमने सोचा कैसे करें, क्या वहाँ से कुछ करके। बट उस समय जो हमारे जो आयुक्त साहब थे, श्री निखिल कुमार साहब, वो पहले BSF में रहे थे। तो मेरे उस समय जो एडिशनल CP थे, श्री तिवारी साहब, आसरे तिवारी साहब, तो उन्होंने CP साहब को बताया। तो CP साहब ने कह दिया कि BSF वाले पूरी मदद करेंगे अगर टीम जाना चाहती है। तो उसके बाद हमने एक टीम, हमारे लोगों की टीम गई, जिसके अंदर हम 4 इंस्पेक्टर थे। मैं उस समय इंस्पेक्टर था, तो हम 4 थे। साथ में हमारे साथ ACP ऑपरेशन थे, वो भी साथ गए। उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था। रविशंकर रिटायर हो चुके हैं वो, तो वो सारे ऑफिसर, सुभाष टंडन साहब, होशियार सिंह साहब, स्वतंत्र कुमार साहब, ये सारे ऑफिसर्स थे। साथ में हमारी पूरी टीम थी। और हम उन 4 टेररिस्ट को लेके जब वहाँ कश्मीर में गए और हमने वेपन के लिए प्लान किया, BSF के उस समय डिप्टी कमांडेंट श्री उमेश सिंह होते थे, और उनके साथ हमने जब प्लान किया, प्लान करके रात को रेड मारने का डिसाइड हुआ कि रात को हम लोग रेड करेंगे। और सबसे बड़ी थी कि बारामूला एरिया उस समय फरवरी का महीना था और बर्फ़ काफ़ी पड़ी हुई थी, और ये हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दी कि कोई भी टॉर्च वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि टॉर्च से मूवमेंट का पता चलता है। और बिना टॉर्च से सिर्फ हम गाइड से, मतलब एक दूसरे को फॉलो करते हुए, कि आगे वाले को फॉलो करते हुए चलना है। इस तरह हम टीम बनाकर जब चले और चल के हमने जाके वहाँ वेपन रिकवर किया। तो वापसी के दौरान जब हम आ रहे थे, तो उसके जो हमने जो पकड़ा हुआ था टेररिस्ट, उसके वो कुछ जो फैमिली मेम्बर्स और जो उसके जो लोग थे, मित्रगण वगैरह उस टाइप के जो लोग होंगे जो उससे सिंपैथी रखते होंगे, उन लोगों ने पथराव कर दिया। और अब पथराव कर दिया, अब हमें उसको, जो हमारे साथ जो हमने एक्यूज था, उसकी भी जान बचानी थी, प्लस हमने अपनी भी रक्षा करनी थी, और जो वेपन रिकवर करा उसको भी ठीक ठाक लेके आना था। तो और टॉर्च का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो हमें, मुझे याद है कि वो बड़ा क्रूशियल का तकरीबन 5 से 7 मिनट का वो पीरियड था, जिस पीरियड के अंदर आप महसूस कर सकते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पत्थर फेंक रहे, अगर उसमें कोई हैंड ग्रेनेड भी फेंक देगा तो पता नहीं चल सकता। तो हम सबको किसी तरह हमने बड़े इसमें आपस में सामंजस्य रखा, घबराए नहीं, मन को बिल्कुल शांत रखा, और हम सारे के सारे ठीक ठाक वहाँ से बिना किसी इंजरी के ठीक ठाक गाँव से निकल के बाहर आकर अपने व्हीकल पर पहुँचे, जहाँ से इमीडिएटली फिर वहाँ से हम मूव ऑन कर गए थे। तो ये इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उस इंसिडेंट में मैं महसूस करता हूँ कि ऐसे जैसे कान के पास से पत्थर जैसे निकलते हैं। इट वाज जस्ट समथिंग लाइक दैट फीलिंग आ रही थी। बट जब आप उन परिस्थितियों से बाहर आते हो, तो उन परिस्थितियों को फिर आप बाद में एंजॉय करते हो, अगर आपको कोई चोट ना लगे। तो मैं भी उस एक अच्छा गुड वर्क हुआ था, उसके अंदर मुझे असाधारण कार्य पुरस्कार भी मिला था। और बाद में उनमें से एक टेररिस्ट ने 2 जनवरी 1996 को कुतुब रोड तांगा स्टैंड के बाद जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसके अंदर उसने बताया था कि वो उसमें भी शामिल था। तो वो केस भी हमारा वर्कआउट हुआ था। उसमें मुझे याद है 7 या 9 लोग की डेथ भी हुई थी। काफ़ी भीषण धमाका था, साल के शुरू में 2 जनवरी को हुआ था। तो वो केस भी वर्कआउट हुआ था, उसके ऊपर रिवार्ड भी था 1 लाख रुपए का। तो वो रिवार्ड मनी भी हम सबको बाद में मिला था। वो अच्छा एक केस था जो मैं हमेशा याद रखूँगा। जब सरकार जब किसी पुलिस ऑफिसर को कोई सम्मान देती है, तो देखो पुलिस ऑफिसर के सम्मान नॉर्मल सम्मान नहीं मिलता है। कई बार ऐसी घटनाएं होती है जहाँ जान जोखिम में डालनी पड़ती है पुलिस वालों को। ऐसे कुछ रिवार्ड जो या सरकार ने आपको दिए होंगे, आपके जो सीनियर अधिकारी हैं,
उन्हें दिए होंगे, क्यों दिए हैं, उसके पीछे रीजन क्या रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रिवार्ड जो कुछ भी अवार्ड मुझे मिले वो इसी कारण से मिले कि मैंने कोशिश करी कि मैं दिल से काम कर सकूं और उसमें रिजल्ट प्राप्त कर सके। जैसे कि मैं बताया कि सीनियर ऑफिसर की गाइडेंस पे अगर आप विश्वास करके काम करते हैं तो अल्टीमेटली सक्सेस आपको अचीव होती है। तो इस तरह करके मुझे 4 बार असाधारण कार्य पुरस्कार दिल्ली पुलिस से मिला और असाधारण कार्य पुरस्कार दिल्ली पुलिस का सबसे अच्छा अवार्ड में माना जाता है जो इंटरनल डिपार्टमेंटली दिया जाता है। इसके अलावा मुझे 2020 में अपना कमिश्नर सिल्वर डिस्क जो है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सिल्वर डिस्क, वो भी मुझे अवार्ड के रूप में दी गई है। और मैं इसके अलावा 1 साल यूनाइटेड नेशंस में बॉस्निया में मैं काम करके आया था, वहाँ ह्यूमन राइट इन्वेस्टिगेटर था और ह्यूमन राइट्स के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया था वहाँ पर। और उस पर वहाँ से मुझे यूएन मेडल जो था वो यूएन मेडल भी मुझे बॉस्निया में सर्विसेज के लिए मिला है। अच्छा, कोई ऐसा रिवार्ड आपको है जो बिल्कुल आप मानते हो कि नहीं, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? देखिए, रिवार्ड तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए अच्छा रहा वो मेरी माँ का आशीर्वाद रहा। जब कभी भी मैं घर पर आता था रात को 11 बजे 12 बजे थक कर, तो मैं बहुत बुरी तरह से थका हुआ होता था, तो मेरी मदर मुझे देख के कहती थी आ गया मेरा बेटा, थक गया होगा। तो मैं कहता था नहीं मम्मी नहीं थका। और वो उससे मैं सडनली इतनी मतलब वो उठ के आ जाती थी चाहे किसी भी टाइम मैं पहुंचता था और अब मेरे सर पर हाथ रखती थी। और जब कभी मुझे ड्यूटी रेस्ट मिलता था तो मैं अपनी मदर की गोद में कई बार लेट जाता था, तो वो कहती थी अब तू बड़ा हो गया, अब ऐसे मत करा कर। बट लेकिन मैं नहीं मानता था और वो अच्छे से, उनको आदत थी, मैं तेल लगवाने से बड़ा अवॉइड करता था। तो जैसे ही मैं लेटता था तो वो खट से वो मेरी वाइफ को आवाज़ देती थी कि रीना जरा नारियल का तेल दे पकड़ के, और वो मेरे सर में तेल लगा देती थी। तो मैं कहता था ये क्या कर दे, मैं इसलिए थोड़ी लेटा था। बट मैं सोचता हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड मेरी रहा। बाकी तो डिपार्टमेंट ने जो मुझे कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स, अलग अलग सर्टिफिकेट्स दिए हैं, सीपी सर के मुझे कमेंडेशन रोल्स भी मिले हैं, वो सब बड़े इंपॉर्टेंट है, सब महत्वपूर्ण है और सबका अपनी अपनी जगह पूरा उतना ही महत्व है और सबका उतना ही मैं सम्मान करता हूँ जितना एक छोटे से 500 रुपये के अवार्ड का ऐसी जो बड़ा अवार्ड मुझे मिला। अच्छा, आप दिल्ली में सर काम कर रहे हैं, दिल्ली के बाहर भी जाते हैं, बहुत सारे केसेस में गए होंगे जी। कितना क्या दूसरे स्टेट की पुलिस से बहुत सहजता से आपको सहयोग मिल जाता है या कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए, अब जैसे अब हम लोग भारत की पुलिस के साथ जाते हैं तो एक बार जरूर एक महसूस होता है कि कल्चरल डिफरेंस है। बट आप 10 मिनट, मैंने महसूस किया कि आप 10 मिनट किसी के साथ आप बैठ के जब आप डिस्कस करते हैं तो हम सब, मैंने महसूस किया कि चाहे कोई पुलिस ऑफिसर तमिलनाडु का हो, कोई पुलिस ऑफिसर जम्मू कश्मीर का हो या दिल्ली पुलिस का हो या राजस्थान पुलिस का हो, हम सबका एक ही उद्देश्य होता है, समाज की सेवा करना। ये उद्देश्य हम सबको जोड़ता है। और जब हम उस उद्देश्य के साथ कहीं भी जाके कोई सहायता या हेल्प मांगते हैं तो इमीडिएटली मैंने देखा वो हेल्प इमीडिएटली प्रोवाइड करी जाती है। किसी भी लेवल के ऑफिसर से आप बात कर लीजिए, कई बार ऐसा हुआ कि हम किसी छोटे पुलिस स्टेशन में गए और वहाँ दीवान जी जैसे बोलते हैं, यूपी में दीवान जी होते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, तो वो भी आगे बढ़कर उतना ही सहयोग करते हैं जैसे कोई सीनियर ऑफिसर करते हैं। तो ये मैंने देखा है कि इस मामले में मैं कहूँगा कि मुझे कभी भी ऐसी निराशा नहीं हुई, हमेशा हर जगह सहयोग मिला, हमेशा अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन। भारतीय पुलिस, पूरी नई पुलिस को मैं बात कर रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय पुलिस, मैं बेसिकली पुलिस के बारे में मैं शुरू से एक बात कहता हूँ, कई बार कई लोग शिकायतें करते हैं पुलिस के बारे में। एक जनरल टेंडेंसी मैंने देखा इंटरनेशनली भी, हम कहीं भी हो पुलिस वाले के बारे में कहीं ना कहीं लोगों को एक शिकायत रहती है। तो मैं उन लोगों को सिर्फ एक छोटी सी बात कहता हूँ, देखिए कोई भी पुलिस ऑफिसर मंगल या शुक्र से नहीं आया, वो भी इसी समाज से निकला है, इसी समाज से निकला है, इसी समाज का हिस्सा है। तो जैसा समाज होता है उसी तरह की पर्सनैलिटी के साथ आदमी आता है। बाकी उसके बाद उसका जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, अनुभव है और कार्य करने की जो इच्छा है, वो उसको एक तरफ उसको सकारात्मक रोल प्ले करने पे वो करती है। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहूँगा कि पुलिस ऑफिसर से अननेसेसरी की एक्सपेक्टेशन न रख के अगर हम इसको एक समाज के हिस्से के रूप में देखें, और बेसिकली समाज का वो हिस्सा जो जनसेवक है। देखिए, एज पर लॉ भी इसको जनसेवक यानी पब्लिक सर्वेंट माना गया, और मैं शुरू से महसूस करता हूँ कि हम लोगों का उद्देश्य भी यही है कि लोगों की सेवा करें। तो मैं ये महसूस करता हूँ, और इंटरनेशनली भी मैंने जहाँ भी देखा हर जगह पुलिस के बारे में, पुलिस ऑफिसर हर जगह हेल्प करना चाहता है, बट लेकिन एक सर्टेन लिमिटेशन है।
वो लिमिटेशन को हम लोग, मैं कोशिश करता हूँ कि जब हम बात करें किसी से हम उसको बता सकें कि देखिए हम यहाँ तक आपका कार्य कर सकते हैं, यहाँ तक आपकी मदद कर पाएंगे, इससे आगे हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक बार ओपनली जैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से जब काम करते हैं तो मैंने देखा कि लोगों की अपेक्षा उसी हिसाब से वो समझ जाता है कि ठीक है इससे ज़्यादा होगी। मैं जहाँ तक समझता हूँ मुझे कभी भी जन सेवा में या जनता के साथ कभी भी किसी भी कार्य करने में कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि जनता ने मेरा कभी विरोध किया हो या मेरी बात को ना समझा। और मैंने भी कोशिश करी है कि हमेशा जितनी मैं मदद कर सकता हूँ वो मदद करूँ, जितनी मैं गाइडेंस दे सकता हूँ उतनी गाइडेंस दूँ, और जो भी हेल्प कर सकता हूँ वो हेल्प करूँ। और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं कहता हूँ वंस ए कॉप ऑलवेज ए कॉप। एक बार पुलिस अफसर, तमाम समझो आत्मा तक पुलिस अफसर हो गई है, वो वाली बात है। एक बार पुलिस वाले बन गए तो अब आप उस एक आपने एक वो पहन जैसे आर्मी ऑफिसर्स का होता है, ऐसे एक सर्टनली एक डिसिप्लिन और जो ट्रेनिंग और प्रशिक्षण है और हमारे जीवन के जो अनुभव है वो हमें उसी हिसाब से बना देता है कि हम मतलब उस तरह सोचते हैं। ह्यूमन राइट्स में आपने काम किया है, वहाँ का कोई ऐसी कोई घटना ऐसी आपको याद हो कि जो लगा कि हाँ यार हाँ थोड़ा सा ये कुछ डिफरेंट रहा मेरे लाइफ में? देखिए हाँ, मैं ह्यूमन राइट्स में वहाँ जब काम करता था बॉस्निया में बेसिकली मेरी पोस्टिंग थी जो वो बॉस्निया के जो फेडरेशन एरिया में पोस्टिंग थी। तो फेडरेशन एरिया में मोस्टली बोस्नियाक मुस्लिम्स ज़्यादा लोग होते थे। तो वहाँ से जो सर्ब्स गए हुए थे, जो सर्ब्स थे वो रिपब्लिक में या यूगोस्लाविया चले गए थे, तो उन लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो प्रॉपर्टीज़ वहीं थी। तो वो फिर प्रॉपर्टी पर जैसे जब शांति हो गई, जब उसमें उनका कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने का वो लोग वापस आते थे, तो वो प्रॉपर्टी वगैरह को वो जब उनको हमें कोशिश होती थी कि इनकी प्रॉपर्टी कैंटोनमेंट से रिकॉर्ड वगैरह वेरीफाई करवा के, क्योंकि बीइंग हमें सिर्फ मॉनिटरिंग था हम लोगों का काम, तो मेरा काम यही था मॉनिटरिंग करना कि कैंटोनमेंट में जो उसने कंप्लेंट दे रखी है उस कंप्लेंट पर उसकी प्रॉपर्टी अगर वो उसको बिलोंग करती है, उसके मालिकाना प्रूव होता है, उसको प्रॉपर्टी उसको प्रॉपर मिल जाए और उसको इसके अलावा आसपास के माहौल में वो ढल सके, उसको कोई भी ऐसी परेशानी ना हो जिसके कारण उसको ये महसूस हो कि वो अपने घर में ही अनजान बन के रह रहा है। तो लैंग्वेज का जरूरी ये था कि लैंग्वेज था, बट उस मामले में हम लोगों के साथ लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते थे, लैंग्वेज असिस्टेंट होते थे। तो उन लोगों के साथ मैंने खुद धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आ गई कि जब वो बोलते थे तो मुझे समटाइम्स मुझे वर्ड्स को मतलब उनके भावनाओं से, उनके बोलने से, उनकी आंखों से वो वर्ड्स समझ में आते थे कि मतलब लैंग्वेज असिस्टेंट को तो मैं बताता यार ये कह रहे हैं क्या, वो कहते थे हाँ सर यही कह रहे हैं। तो आई कुड इमेजिन, आई कुड एम्पैथाइज विद दैट सिचुएशन। और आप लोगों की जब मदद करते हैं तो मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता आगे स्वर्ग है या नरक है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता कि आपको रात को नींद बहुत अच्छी आती है। अगर एक शब्द मैं पूछूं आपसे, व्हाट इज द पुलिस? पुलिस को बेसिकली आप पुलिस का अगर जॉब को आप कभी भी पुलिस जॉब को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। पुलिस जो है बेसिकली समाज से इतना ज़्यादा ताने बाने में जुड़ा हुआ है, जहाँ कहीं भी मतलब आप इमेजिन कीजिए, मैं ट्रैफिक पुलिस में भी मैंने काम किया और मैं यही बोलता था कि जब कोई बच्चा पैदा होता तो हॉस्पिटल से ट्रैफिक में से होकर अपने घर पहुंचता है, और जब उसकी अंतिम यात्रा होती है तो वो भी ट्रैफिक के बीच में से ही होती है। तो कहने का मतलब पुलिस भी ऐसी है। पुलिस हर जगह इतनी रची बसी हुई है, हर मतलब समाज के हर उसमें वर्ग में, और हर तरीके से आप देखेंगे तो पुलिस का रोल कभी भी डिफाइन करना बड़ा मुश्किल। लेकिन मैं ये समझता हूँ उसका बेसिक रोल का एक ही पर्पज़ है, वो है लोगों की सेवा करना, लोगों को न्याय के नज़दीक पहुँचाना, उनको न्याय दिलवाने में उनकी मदद करना, और जितना भी शोषण है उसको शोषण को रोकना, अपराध की रोकथाम करना, अपराध को नहीं होने देना, कमज़ोर का सहारा बनना। और जितने आप ये समझे कि जो लोग समाज के वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहना। और जिस तरह पुलिस के जॉब कभी भी निर्धारित नहीं हो सकते, मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मेरी पर्सनल थिंकिंग है, 32 साल में मैंने सीखा कि पुलिस को आप कभी भी घंटों में नहीं बांट सकते। पुलिस के जॉब्स तो अनलिमिटेड है, आपको मतलब 24/7/365। तो सेम पोजीशन में यही हम लोगों का यही बेसिक पर्पज़ है। अगर मन में एक बार हम ये सोच लें कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को करने से और लोगों के दिलों में कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता और उनको समाज के प्रति जो जुड़ाव है, ये इसी से उत्पन्न हो जब उनमें समाज के प्रति न्याय की भावना बनी रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, और पुलिस की भूमिका को देखते हुए
मतलब मैं समझता हूँ शायद यही मेरे मोटिवेशन का सोचने का ढंग रहा कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाह रहा था। लॉकडाउन में पुलिस की बहुत अहम भूमिका रही है देश में। कोरोना को ख़त्म करने में मेरे ख्याल है डॉक्टर से भी कहीं ज़्यादा पुलिस की भूमिका रही है। कोरोना फैलने से रुके उस पीरियड में कुछ ऐसी याद आ रहा है आपको कोई घटना कि हाँ यार बड़ा टाइम? मुझे याद है कई घटनाएं उस टाइम पर, बहुत पुलिस ऑफिसर्स जो थे कोरोना से पीड़ित हुए थे। ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट टाइम था सब एजेंसीज के लिए, और मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने जो मिलकर जो कार्य करा वो हमेशा से एक स्मरणीय बनेगा। ये बात थी कि मैं बहुत दुख था, मेरे कई मित्रगण थे जो छोड़कर चले गए, जो मेरे साथ पढ़ते थे। मैं आज भी उन लोगों को याद करता हूँ और उनकी बारे में याद करके मेरी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन बेसिकली जैसे हम थे, तो मैं बीइंग ऑन सुपरवाइजरी लेवल खुद भी हम लोग फील्ड में इतना रेगुलर आते जाते रहते थे, और साथ में जो स्टाफ वगैरह था उसको मोटिवेशन करने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हर आदमी ड्यूटी को अवॉइड करने की कोशिश करता है और ये सोच रहा था कि यार बीमार ना हो जाऊं, बीमार ना हो जाऊं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये बीमारी ऐसी थी कि आपको तो होगी, आप अपने परिवार में भी ले जाओगे। तो इस वजह से लोगों को मोटिवेशन करना, स्टाफ को मोटिवेशन करना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य था। तो हमें उन लोगों को मोटिवेट करना पड़ता था खुद। जब वो ड्यूटी करके आते थे, उनको पहले ड्यूटी पे जाने से पहले मोटिवेट करते थे, वापस आते थे उनके साथ बैठ के आधा कप चाय पीना ज़रूरी होता था, और उनसे दिन भर का सारा फीडबैक लेना, कैसे क्या रहा, और कहीं अगर उनको कोई लग रहा है तो उनके दिल से इसी किस्म का वहम निकालना, साथ साथ उनको सावधानियों के बारे में हमेशा सचेत रखना, ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ऐसा भी टाइम रहा कि जिसमें पुलिस ऑफिसर ने बाहर सीढ़ी पर बैठकर खाना खाया, या सीढ़ी पर बैठकर ही वो गए। मतलब मैं उस समय ये हाल था कि मैं जैसे घर जाता था तो घर जाते सीधा बाथरूम में जाता था, सारे कपड़े वो डिटोल और फिनाइल विनाइल वो जो कुछ डाल रखा था उसमें सारे कपड़े डालता था, नहाता था, नहा के बाहर निकलता था, स्टीम लेता था, और मैं देसी जो जितना भी हम लोगों को आयुर वगैरह के पैकेट दिए डिपार्टमेंट ने, दिल्ली पुलिस ने हम लोगों को रेगुलर मेडिसिन के जो पैकेट्स बना के दिए थे, तो वो पैकेट से मुझसे वो उसका इस्तेमाल करते थे। तो मैं समझता हूँ उसके कारण मैं महसूस करता हूँ, और भगवान के आशीर्वाद से, कि मुझे कोरोना नहीं हुआ बिल्कुल भी, जबकि अब मैं रेगुलरली एक्टिवली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहा था। ऐसा क्षेत्र की जनता या इलाके की जनता या देश भर के लोगों से एज ए पुलिस आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी बोला कि पुलिस मंगल या शुक्र से नहीं आई है, हम लोग इसी समाज के हिस्सा हैं। सिर्फ ये फ़र्क है कि आज वक्त ने हम लोगों को कुर्सी के इस तरफ बैठा दिया और वो लोग सामने बैठे, बट जिस पल हम लोग ये वर्दी उतार के अपने परिवार में जाते हैं, अपने उसमें जाते हैं, तो उसी समाज का हिस्सा बन जाता है। तो इस बात को समझते हुए इस बात को समझे कि अपेक्षाएं पूरी तरह से पूरी नहीं करी जा सकती जितनी एक्सपेक्टेशंस है। पुलिस को हमेशा दो पार्टियों को जब सुनते बड़ा एक ये बैलेंस से करना पड़ता है। एक परिवार में जैसे होता है कि दो भाई हैं, आप उनके बीच में अगर अमरूद काट के दे रहे हो और एक को छोटा और गलती से एक को बड़ा हो गया, तो वो ये शिकायत करने लगता है कि शायद पापा इसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे काम कर। बट ऐसा नहीं है। आप हमेशा देखें, हमारे लिए जो दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष बराबर है, और हमारी कोशिश ये होती है कि दोनों पक्ष में जो न्यायपूर्ण पक्ष है, जो संगत बात कर रहा है, उसको न्याय मिल सके, और दूसरे पक्ष को हम यही समझाने की कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को आप समझें। किसी चीज़ को दबाने से चीज़ें ज़्यादा बुरी तरह से ख़राब होती है। तो मैं लोगों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप बेसिकली समाज को जोड़ के रखें, आपस में मिलकर रहें। देखिए, किसी से कुछ छीनने से, कुछ लेने से महान नहीं बना जा सकता, अच्छा नहीं कहलाया जा सकता। आपको कुछ देकर ही अच्छा कहला सकते हैं। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा मन में त्याग की भावना रखें, लोगों के प्रति सम्मान की भावना रखें, तो काफ़ी हद तक ये समस्या जो है सॉल्व हो सकती है। तो इससे मैं ये कहूँगा कि हम लोगों की आँख कान बने, क्योंकि हम लोग हर जगह नहीं हैं, आप लोग हर जगह हो। अगर आप कोई भी क्राइम देखते हैं, छोटा या बड़ा, किसी भी किस्म का क्राइम देखते हैं, और आप नहीं चाहते कि आपका नाम आए, वी एंश्योर यू कि आपका नाम नहीं आएगा, आपका नाम हमेशा गुप्त रखा जाएगा, आपकी आइडेंटिटी को कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। कृपा करके कोई भी ऐसा क्राइम देखें, हमें इसकी फ़ौरन सूचना दें। आपके द्वारा समय पर दी गई सूचना कई लोगों की जान बचा सकती है, कई लोगों की मदद कर सकती है, और कई इनजस्टिस को होने से रोक सकती है। तो मैं लोगों से कहना कहूँगा कि प्लीज़ हम लोगों की आँख कान बने, हम लोगों को ये सहयोग करें। सर, फिल्में देखना पसंद करते हैं आप? हाँ, फिल्में मैं देखता हूँ। फिल्में मुझे
शुरू से बहुत शौक है। मैं पुरानी दिल्ली में फिल्मिस्तान एक सिनेमा होता था, अब तो खैर बंद हो गया, उसके पास मेरा घर था, तो हम स्कूल जाते आते जाते वही पोस्टर देखते जाते थे, मुझे याद है। तो फिल्में मैं देखता हूँ, काफ़ी देखता हूँ मैं। खाने में क्या पसंद है? खाने में मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं वेज ही खाना पसंद करता हूँ और टोटली टीटोटलर हूँ। कोई भी किस्म का नशा वगैरह मैं नहीं करता, ना किसी किस्म का। और मैं लोगों को भी यही कहता हूँ खास हॉबी क्या है? देखिए मेरी खास हॉबी में जैसे कि अभी आपने सिनेमा बताया, पिक्चर देखना मेरी एक हॉबी है, जब कभी भी टाइम मिलता है। अब तो आजकल घर पर सब में कंटेंट आ गए हैं, तो आप आधा घंटा आप देख लो, 15 मिनट आप देख लो, किश्तों में आप पिक्चर देख सकते हो जब टाइम मिले। और इसके अलावा मेरे को पढ़ने का थोड़ा सा शौक़ रहा बचपन से ही, जो शायद मेरा शौक़ जब चंदा मामा, लोटपोट, मधु मुस्कान, दीवाना, वो मैगज़ीन, चंपक मैगज़ीन आती थी, तब से शुरू हुआ था। और शायद मैं समझता हूँ मैंने पढ़ना ही इसलिए सीखा था क्योंकि मेरे बड़ी बहन और मेरे भाई जो थे वो दोनों बुक्स पढ़ते थे और मेरा मन करता था वो कलरफुल बुक देख के कि मैं भी पढूं। तो मैंने शायद स्कूल जिस दिन मैं फर्स्ट क्लास में गया हूँ और आ सीखा होगा, उसी के साथ मैंने उसको पढ़ना भी जल्दी सीख लिया, क्योंकि मुझे याद नहीं मैं किस उम्र से पढ़ रहा हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को पढ़ते हुए पाया। मुझे पढ़ने का शौक़ है, जब भी मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ पढूं। इसके बाद आप देखेंगे कि दोस्त पुलिस के संपादक भी सर से बातचीत करेंगे और उनके अनुभव के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं ये पार्ट। नमस्कार।